नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे नेशनल करंट अफेयर की मार्च के लास्ट वीक में। यहां पर मार्च के लास्ट वीक की बात होने वाली है, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी हमारा स्पोर्ट्स और अवार्ड है, स्टेट संबंधी जो करंट अफेयर बने हैं, रैंकिंग और रिपोर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बने हैं, उनकी यहाँ पर हम चर्चाएं करेंगे। तो मार्च के 4th वीक जो लास्ट वीक है, उसमें इन सारे टॉपिक की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं डिटेल में। सभी क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट्स को जानते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात होगी यहाँ पर नेशनल करंट अफेयर। जो भी नेशनली करंट अफेयर बने हैं, भारत से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं, उनकी हम यहाँ पर चर्चाएं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की पहली स्टील रोड, ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, बिल्कुल नहीं, लेकिन पहली स्टील रोड भारत की नितिन गडकरी जी ने इनॉग्रेट की है। नितिन गडकरी जी क्यों ऐसा कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये इस समय पर हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं और इन्होंने सूरत, गुजरात में इस रोड को इनॉग्रेट किया है। और ये जो रोड है नॉर्मल पब्लिक के लिए अभी नहीं बनाई गई है, ये नॉर्मली उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अभी सिर्फ ट्रायल में काम कर रहे हैं। मतलब टोटल 1 किलोमीटर की ये टोटल रोड बनाई गई, जिसमें जो वेस्ट हमारा स्टील का निकला, उस वेस्ट को यूज़ करने के लिए एक रोड बना दी गई, जिसमें नॉर्मली जो कंक्रीट वगैरह होती है वो उखड़ के साइड वाइड हो जाती है, रोड बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर स्टील की रोड बनाई जाएगी तो काफ़ी लंबा चलेगी, ये सोचते हुए, जिसमें और कुछ ऑर्गेनाइजेशन मिलकर स्टील की रोड का डेवलपमेंट किया है। पायलट प्रोजेक्ट था, लेकिन बाद में अगर सक्सेस हुआ है तो और इसको बड़े लेवल पर बनाने की कोशिश की जाएगी। ये बनाई गई है हजीरा इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि सूरत, गुजरात में है, और इसको बनाया गया है। बहुत ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इस पर काम कर रही हैं, जैसे कि नीति आयोग, साथ साथ सेंट्रल बोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, वो, और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च, इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा मिलकर इस रोड को डेवलप किया गया है। आपको ध्यान रखना है। और इसमें स्टील वगैरह का जो कोलैबोरेशन किसके साथ किया गया, तो आपको बता दूं, तो मित्तल निपोय स्टील इंडिया के द्वारा इसमें स्टील जो प्रोवाइड कराई गई होगी वो इन्हीं के द्वारा प्रोवाइड कराई गई। मतलब इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये आपस में मिली और इन्होंने एक स्टील रोड का डेवलपमेंट कर दिया गुजरात में। हमारे लिए क्वेश्चन कहाँ से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यहाँ से कि भारत में पहली स्टील रोड 1 किलोमीटर की बनी, गुजरात में बनाई गई। इनॉग्रेशन नितिन गडकरी जी ने किया है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ध्यान रखना। स्टील का जो वेस्ट है उसका यूज़ करके इस स्टील की रोड को बनाया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, जो कि ईशान मंथन एक फेस्टिवल है जिसको नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया। यहाँ पर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो आर्ट है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। आपको बता दूं, हमारे जो किशन रेड्डी जी हैं, जी किशन रेड्डी, जो कि इस समय पर कल्चर टूरिज्म के यूनियन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। और नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल है ये ईशान मंथन, जिसको इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है, नई दिल्ली में सेलिब्रेट भी किया गया है। ये 3 दिन का है, 25 मार्च से 27 मार्च तक इसको सेलिब्रेट किया गया। नॉर्थ ईस्ट के जो पर्सन थे उन्होंने यहाँ पर परफॉर्म किया, अपने आर्ट को शो किया, जो कि नॉर्थ ईस्ट का जो आर्ट है उसको ग्रो करने में मदद मिलेगी। हमारे जो जी किशन रेड्डी जी हैं, इनका नाम भी याद रखना है, ये इस समय पर यूनियन मिनिस्टर हैं कल्चर डिपार्टमेंट में। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, स्मृति ईरानी जी, ये इस समय पर जो वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसको लीड कर रही हैं। और ये इन्होंने भारत भाग्य विधाता एक फेस्टिवल है जिसको रेड फोर्ट, जो कि दिल्ली में उपस्थित है, वहां पर इनॉग्रेट किया है। याद रखेगा, भारत भाग्य विधाता, इस फेस्टिवल को स्मृति ईरानी जी, जो कि महिला और बाल विकास मंत्रालय इस समय पर संभाल रही हैं, उनके द्वारा इनको इनॉग्रेट किया गया है रेड फोर्ट में। आपको पता होगा, रेड फोर्ट भारत की जो एक कंपनी है डालमिया भारत ग्रुप ने इसको एक्वायर कर लिया है और जो भी इससे रेवेन्यू बनता है वो यही लोग ले लेते होंगे, क्योंकि भारत सरकार को
एक्वायर करने के लिए कुछ पैसा भी तो दिया है इन लोगों ने, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अब यहां से नेशनल खत्म, इतने ही बने थे। यहां पर बात की जाए इंटरनेशनल करंट अफेयर, जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बना है, रिसेंटली बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, अपॉइंटमेंट बहुत हो रहे हैं इंटरनेशनली। यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज की जा रही है, नाटो के द्वारा की जा रही हैं, अमेरिका कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें घट रही हैं, उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर फोर्थ जो लास्ट वीक है उसी की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो बात की जाए माल्टा के प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली में इलेक्ट हुए हैं, जिनका नाम है रॉबर्ट अबेला। क्या? रॉबर्ट अबेला, इनका नाम है। इन्होंने इलेक्शन में हरा दिया है और ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये माल्टा के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। यहाँ पर बात की जाए कि इनको शपथ किसने दिलाई है, तो भारत में शपथ कौन दिलाता है प्रधानमंत्री को, तो राष्ट्रपति जी। उसी प्रकार से माल्टा के जो इस समय पर प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम जॉर्ज वाले है, जॉर्ज वेला है, उनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। यहाँ पर बात की जाए तो रेजिग्नेशन अब किसका होगा, प्राइम मिनिस्टर के पद पर पहले कोई कर रहा होगा काम, तो अब वो रिजाइन देंगे, तो उनका नाम है जोसेफ मस्कट। याद रखिएगा, यहाँ पे दो चीज़ आपने पढ़ ली। क्या चीज़ पढ़ ली? प्राइम मिनिस्टर है माल्टा के कौन? रॉबर्ट अबेला, और इनके प्रेसिडेंट है जॉर्ज वेला। माल्टा की कैपिटल है का वालेटा और करेंसी है यूरो। आगे बात करें, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो आपके लिए रिवीजन और साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे रुके हुए स्टैटिक जो जीके है उसमें आने वाले टॉपिक्स हैं, ये आपके यहाँ पर ही कवर हो रहे हैं, ठीक है। आगे बात करें, पहली वाइल्ड लाइफ बॉन्ड इशू किया है वर्ल्ड बैंक ने। दुनिया में दो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया को लोन बांटती हैं, लोन देती हैं, जिसमें से एक वर्ल्ड बैंक है और साथ साथ एक IMF है। वर्ल्ड बैंक और IMF, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत बड़े लेवल पर आपको लोन प्रोवाइड करा देंगी। IMF की बात की जाए और वर्ल्ड बैंक की बात की जाए, दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। याद रखना है, वॉशिंगटन DC USA की कैपिटल है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और बात की जाए, पहली वाइल्ड लाइफ बॉन्ड इशू किया है वर्ल्ड बैंक ने। आपको ध्यान रखना है क्यों किया गया है, क्योंकि ये बचाना चाहते हैं जो भी अफ्रीका के ब्लैक राइनो हैं उनको, उनकी संरक्षण के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए इन्होंने एक बैंक का बॉन्ड इशू किया है। मतलब पैसा वगैरह प्रोवाइड कराएंगे कि भैया इनको बचाओ, और कुछ टारगेट दिया जाएगा, अगर टारगेट कंप्लीट करते तो और पैसा दिया जाएगा। ये सब पूरा सिस्टम चलने वाला है वर्ल्ड बैंक का। और बचाना ज़रूरी भी है, हर ऑर्गेनिज्म का पृथ्वी पर रहना ज़रूरी है फूड साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। आपको पता होगा फूड साइकिल कंप्लीट होती है हर ऑर्गेनिज्म की वजह से। यहाँ पर बात की गई है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में है और इसको फॉर्म किया गया था 1944 में। इसके इस समय पर प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है कुवैत से। कुवैत में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। 53.2 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो कुवैत में ऑब्जर्व किया गया। आपको ध्यान रखना है, और ये पृथ्वी का, अर्थ का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर ऑब्जर्व किया गया। आपको पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, इस टेम्परेचर को ऑब्जर्व किया है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने। कुवैत की बात की जाए तो इसकी कैपिटल कुवैती सिटी है और दीनार इसकी करेंसी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन जो भी होंगे वो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें RBI ने काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन हब और अलग अलग हब बनाए हैं अलग अलग जगहों पर, तो उनकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। RBI आपको पता होगा भारत का बैंकों का बैंक है। तो बता दूं, RBI के गवर्नर इस समय पर शक्तिकांत दास जी हैं, 25 नंबर के ये गवर्नर हैं। इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड मैसूर कर्नाटका में इनॉग्रेट किया है, और ये एक लर्निंग और डेवलपमेंट सेंटर है। यहाँ पर अलग अलग काम, अलग अलग तरीके से किस में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है, इसकी रिसर्च की जाएगी।
बैंक भी तो इन्वेस्ट करता है। तो इसमें इनका मतलब मेनली काम होगा और साथ साथ इनका ये भी काम होगा कि किस तरीके से लॉसेस कम किए जाएं। आरबीआई के जो अपने लॉसेस होते हैं उसको कम किया जाए, उस पर ये सोचेंगे, सीखेंगे और बताएंगे। आरबीआई की बात की जाए तो शक्तिकांत दास इस समय पर लीड कर रहे हैं इनको, आरबीआई को फॉर्म किया गया था 1935 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया कलकत्ता से बॉम्बे। स्टार्टिंग जब मतलब कि 1935 में डेवलप हुआ था आरबीआई, तो इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता, और 1937 में जब 2 साल बीत चुके थे आरबीआई को बने हुए, तो इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया और अभी भी इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में ही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है गवर्नर। इसमें भी आरबीआई के गवर्नर की ही बात हुई है, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है आरबीएचआई। आरबीएचआई की फुल फॉर्म है क्या, यहां पर आप देख सकते हैं, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। रिजर्व बैंक का इनोवेशन हब इन्होंने डेवलप किया है। कहां पर? बेंगलुरु में। पीछे वाला क्वेश्चन क्या था? अलग। पीछे वाला क्वेश्चन वहां पर लर्निंग और इनोवेशन से रिलेटेड था, वो मैसूर में डेवलप किया गया। और ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है, इसको उसको मैसूर में, इसको बेंगलुरु, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। दोनों ही कर्नाटका की सिटीज़ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी मैसूर कर्नाटका में है और ये बेंगलुरु तो आपको पता होगा कर्नाटका की कैपिटल है, जो कि आरबीआई ने ये दोनों सेंटर्स को इनॉग्रेट किया। दोनों ही काम आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा इसको किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग वो टीम है जो कि सबसे सक्सेसफुल टीम में से एक है आईपीएल की, इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे सक्सेसफुल टीम है ये। और इसने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर अपना एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यूनिक काम हुआ है, अभी तक किसी आईपीएल टीम ने किया नहीं है, इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चेन्नई सुपर किंग ने आईसीआईसीआई के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड को डेवलप किया, जो कि लिंकअप पैदा करेगा। जो चेन्नई सुपर किंग को फॉलो करते होंगे इस क्रेडिट कार्ड को परचेज कर सकते हैं, आईसीआईसीआई का भी बेनिफिट होगा, है ना। इसमें दोनों तरफ से बेनिफिट होने वाला है और बैंकिंग जो सुविधाएं हैं वो आईसीआईसीआई प्रोवाइड कराएगा। आईसीआईसीआई भारत का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, आपको मालूम होगा। रिसेंटली में थोड़ा सा इनको झटका लगा था, मतलब लॉसेस हुए थे इनको, लेकिन कोई बात नहीं, सब चलता है, बिजनेस है ये। यहाँ पर बात की जाए आईसीआईसीआई, इस बैंक को इस समय पर एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। आगे बात करें, और चेन्नई सुपर किंग आपको पता होगा बहुत ही ज़्यादा चर्चित टीम है और इसके इस समय पर कैप्टन चेंज हो गए हैं। पहले महेंद्र सिंह धोनी थे, अब रविंद्र जडेजा इसकी लीडिंग कर रहे हैं, मतलब कैप्टनसी कर रहे हैं। आगे बात करें, अब बात होगी स्पोर्ट्स संबंधित, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनकी यहाँ पर हम चर्चाएं करने वाले हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साल की सेकंड कारों की रेस हुई है, उस कार की रेस को मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीत लिया गया, जो कि पिछले साल सबसे ज़्यादा कारों की रेस जीतने वाले पर्सन में से एक थे। नाम याद रखना है, मैक्सिको से रेड बुल चलाते हैं और नीदरलैंड से ये बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आपको बता दूं, सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स, जो कि कारों की रेस, सऊदी अरब की कारों की रेस हुई है, जिसको मैक्स वर्स्टप्पन नीदरलैंड और रेड बुल चलाते हैं, उनके द्वारा इसको जीत लिया गया। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर बात करें, इनसे पहले एक कारों की रेस हो चुकी है। पहली तो ये तो दूसरी है, पहली कौन सी थी? तो पहली थी कौन सी? बहरेन ग्रैंड प्रिक्स। बहरेन ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लेयर, जो कि इस रेस में सेकंड पोजीशन पर रहे। वो पहली जो साल की पहली रेस थी उसको, जो कौन सी बहरेन ग्रैंड प्रिक्स थी, उसको चार्ल्स लेक्लेयर, जो कि फरारी चलाते हैं और मोनाको से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा उस रेस को जीता गया है। इस रेस में थर्ड पोजीशन पर कार्लोस सेज जूनियर, फरारी और स्पेन से बिलोंग करते हैं। इनका नाम भी याद रखना, वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जब अगर कारों की रेस जीत जाते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जैसे कि चार्ल्स लेक्लेयर हो चुके हैं। याद रखिएगा, बहरेन ग्रैंड प्रिक्स को इन्होंने जीता था।
आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसको पीवी सिंधु, भारत की जो एक बैडमिंटन है, भारत की बेहतरीन बैडमिंटन प्लेयर है, पीवी सिंधु के द्वारा इसको जीत लिया गया वुमेन्स कैटेगरी में। आपको बता दूं, इन्होंने बुसानन ओंग बनुन घम, अजीब सा नाम है इनका, थोड़ा सा देखिए, बुसानन, ये याद रखेगा, थाईलैंड की प्लेयर है, ये भी बैडमिंटन खेलते हैं, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख सकते हैं, बुसानन करके याद रख लीजिए। इनके द्वारा मतलब पीवी सिंधु के द्वारा बुसानन को हराकर, जो कि थाईलैंड की प्लेयर है, स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट को जीत लिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगली बात करें तो इसी टूर्नामेंट में भारत के ही प्लेयर एच.एस. प्रणोय हार कर, मतलब जो जीते हैं, जो टॉप पोजीशन पर पहुंचे हैं, जिनका नाम है जोनाटन क्रिस्टी, इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने एच.एस. प्रणोय को हराकर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट, मतलब स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट को जीत लिया। याद रखिएगा, एच.एस. प्रणोय यहां पर सेकंड पोजीशन पर रहे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, एस्ले बाल्टी बहुत ज़्यादा फेमस प्लेयर है टेनिस की। आपको बता दूं, जब से इन्होंने एंट्री मारी है, मतलब वैसे पहले ये क्रिकेटर थी, उसके बाद ये टेनिस खेलने लग गई। अब पता नहीं आगे क्या करेंगे, वैसे मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये आगे जरूर कुछ ना कुछ इनका बड़ा प्लान होगा, क्योंकि 25 ईयर की सिर्फ है ये, और इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां ले ली हैं। जैसे कि इन्होंने टेनिस में सबसे बड़े जो गेम्स होते हैं, आपको बताओ ग्रैंड प्रिक्स 4 होते हैं टोटल, उन 4 में से काफ़ी इन्होंने जीते भी हैं। जब से ये खेल रही हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब नंबर 1 पोजीशन पर रही, आप समझ सकते हैं, नंबर 1 पर है तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इन्होंने किया होगा, और रेगुलर करंट अफेयर के लिए हमारे ऊपर बर्डन बन के रही। बर्डन मतलब इनको याद करना बहुत ज़रूरी हो गया कि ये जीती हैं, ये जीती हैं, एग्जाम में पूछ भी ली जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया की ये प्लेयर है, नाम इनका याद रखिएगा, एस्ले बाल्टी इनका नाम है, और इन्होंने रिटायरमेंट की अब घोषणा कर दी, रिटायरमेंट की घोषणा की है। 25 साल की सिर्फ अभी हैं ये, और आज हम 25 साल के ये कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या कर रही है। तो मतलब हमने इनको, ये एक अपने प्रोफेशन से रिटायरमेंट कर रही है और हम 25 साल में ये कर रहे हैं, समझ सकते हैं। तो मतलब काफ़ी बड़ी प्लेयर है, आपको ध्यान रखना है। फ्रेंच ओपन 2019 इन्होंने जीता, विंबलडन 2021 इन्होंने जीता, ऑस्ट्रेलियन जो 2022 में अभी रिसेंटली में हुआ है उसको इन्होंने जीता। 3 इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स को अभी तक जीत लिया था, और नंबर 1 प्लेयर ये टेनिस की बन के रही, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, अब बात होगी करंट अफेयर, जो भी अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड है उनकी हम यहाँ पर चर्चाएं करने वाले हैं। तो दीपिका पादुकोण भारत की एक फेमस एक्ट्रेस है, ये आपको ध्यान रखना है। इनको इनॉग्रल टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से किनको सम्मानित किया गया, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा दीपिका पादुकोण को। इनकी मेंटल हेल्थ, मतलब कुछ घटनाएं घटी होंगी इनकी फेमिलियर वाली, जिसमें इनको हेल्थ स्ट्रगल रहा, मतलब मेंटल प्रॉब्लम रही, उससे किस तरीके से बाहर निकली, और फिर उसके बारे में खुल के पब्लिकली बोलती थी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, मैं ऐसा कर रही थी, उसके बाद आप भी ऐसी सिचुएशन से ऐसे निकल सकते हैं। तो अवेयरनेस फैलाने के लिए इनको टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है ऑस्कर एग्जाम में पूछे ना जाए ऐसा हो नहीं सकता। 94th नंबर के एकेडमिक अवार्ड, जिनको ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं, वो रिसेंटली में दिए गए 94th नंबर के। और आपको बता दूं, ये एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है आपसे, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो स्लाइड होगी वो अगली है ये स्लाइड, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट जो अवार्ड तो बहुत सारे दिए गए, लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट है उनकी यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। जैसे कि बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल का मिला है विल स्मिथ को, जो कि किंग रिचर्ड में काम कर रहे थे। याद रखिएगा, इन्होंने चांटा भी मार दिया था ऑस्कर में, इसलिए ये और ज़्यादा लाइमलाइट में आ चुके हैं। ऐसे तो लाइमलाइट में है ही, टॉप पर्सन है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात की जाए लीडिंग रोल में, तो जेसिका चेस्टन के द्वारा इसको जीता गया, और इन्होंने द आई ऑफ टेमी फाय में काम किया था। याद रखना है, बेस्ट पिक्चर, फीचर अलग हो गई,
पिक्चर अलग, जो बेस्ट फिल्म है वो अलग हो गई। तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है कोडा को, पूछा जा सकता है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, याद रखिएगा, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म मिली है ड्राइव माई कार को। इंपॉर्टेंट, जापान की ये कार है, पूछा जा सकता, जो जापान की कार कह रहा हूँ, जापान की ये फिल्म है, पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल को मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर जैन कैंपियन, चैंपियन भी पढ़ सकते हैं, कैंपियन भी पढ़ सकते, वैसे एच लगा हो तो चैंपियन पढ़ते हैं। कैंपियन इनका नाम है, जैन कैंपियन। द पावर ऑफ द डॉग में इन्होंने मतलब डायरेक्टरी की थी अपनी, पूछा जा सकता है। बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल, एग्जाम में ये क्वेश्चन सी बनते हैं, आप यकीन मानिए क्वेश्चन आपको दिखेंगे भी। तो सपोर्टिंग रोल मिला है अरियाना डिबोस को, जो वेस्ट साइड स्टोरी में काम कर रही थी, काम किया था इन्होंने। और बेस्ट सपोर्टिंग रोल एक्टर में मिला है ट्रॉय कोट्सुर को, जो कि कोडा में काम किए थे। आगे बात करें तो यही बस अवार्ड्स हैं जो कि ऑस्कर में आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बात करें तो अभी रिसेंटली में 3 हमारे इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उनको अवार्ड्स मिले। वो अवार्ड्स हैं, उनको याद रखना है, पूछा जा सकता है। जैसे कि कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कोविड चैंपियन अवार्ड दिया गया, मतलब विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन अवार्ड दिया गया कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि केरला में उपस्थित है। आपको बता दूं, जो ये अवार्ड है, ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि कोविड-19 में जो हमारे अलग अलग स्कीमें चल रही थी, दूसरे देश से अपने जो पर्सन्स को लाना है, अपने देश से जो विदेशियों को पहुंचाना है, सामान पहुंचाना है, उसमें बहुत बेहतरीन काम किया इन लोग, इस एयरपोर्ट ने मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया, जिसकी वजह से ये अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। यहाँ पर बात करें दूसरे अवार्ड की, तो दूसरा अवार्ड है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में उपस्थित है और इसको बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है जनरल कैटेगरी में, ठीक है। और मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाम से ही पता चल रहा होगा, महाराष्ट्र मुंबई में है। और एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट में इन्होंने बेहतर काम किया, जिसकी वजह से विंग्स इंडिया अवार्ड 2022 में इनको यह अवार्ड मिला है। 3 अवार्ड मिले हैं, आपको तीनों अवार्ड ध्यान रखने हैं। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है मारियो मर्केल, जो कि चिली का एक सेंट्रल बैंक है, चिली का जो सेंट्रल बैंक है वहां पर ये काम करते हैं गवर्नर के पद पर, और इनको अवार्ड दिया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। याद रखिएगा, बैंकिंग का अवार्ड है ये और बड़े अवार्डों में से एक है। गवर्नर ऑफ द ईयर दुनिया में अगर किसी को मिलता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मारियो मर्केल इनका नाम है, गवर्नर ऑफ द ईयर इनको मिला गया है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 है ये, जो कि इनके द्वारा इनको दिया गया है। और चिली का ये बैंक है जहां पर ये गवर्नर है, चिली का सेंट्रल बैंक है, वहां पर ये गवर्नर है। चिली की बात की जाए तो चिली कहां पर है, किस कॉन्टिनेंट में है, तो साउथ अमेरिका का एक ये कंट्री है। आगे बात करें देवेंद्र झांझरिया, जो कि पहले पैरा ओलंपियन बने हैं, पैरा मतलब एथलीट बने हैं, जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, इनको ऐसा क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने तीन पैरा ओलंपिक में भारत के लिए कोई ना कोई मेडल लेकर आए हैं, इसके लिए इनको ये सम्मान मिला है। पहले पैरा एथलीट बन चुके हैं जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर बात की जाए देवेंद्र झाझरिया की, तो इन्होंने रियो में, 2020 टोक्यो में और 2004 में 3 ओलंपिक में भारत को कोई ना कोई मेडल दिलवाया है। आपको ध्यान रखना है, 2004 में इन्होंने भारत को गोल्ड, 2016 में भी भारत को गोल्ड और 2020 में इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल से गर्व करवाया है, इसलिए इनको यह अवार्ड मिला है। अवनी लेखारा की बात की जाए तो ये भी एक पैरा एथलीट है, शूटर है और इन्होंने भारत को टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 मेडल दिलाए हैं और ऐसी ये करने वाली पहली पैरा ओलंपियन बन चुकी है, पहली फीमेल पैरा ओलंपियन बन चुकी हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है एबेल प्राइज। ये अवार्ड अगर ना पूछा जाए तो कैसे बन सकता है। एबेल प्राइज जो कि मैथमेटिशियन की फील्ड में दिया जाता है, अमेरिका के मैथमेटिशियन को दिया गया है जिनका नाम डेनिस पी सुलीवन है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, डेनिस पी सुलीवन नॉर्जियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर के द्वारा एबेल प्राइज ऑफ द ईयर 2022 दिया गया, जो कि अमेरिका के डेनिस पार्नेल सुलीवन को दिया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ये
मतलब इन्होंने डायनेमिक एक्सपेक्ट ज्योमेट्री और अलजेब्रा में काफ़ी काम किया है। आगे बात करें, अब बात होगी स्टेट से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं उनकी यहाँ पर बात करेंगे और उसके बाद आपका अंतिम क्षण आ जाएगा वीडियो का। बात की जाए वैसे तो रिसेंटली आपको बता दूं 5 स्टेट्स में चुनाव हुआ, उन 5 स्टेट्स में नए नए चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन आपको बता दूं ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एक ही जगह पर चेंज हुआ। और तो जहाँ पे जैसी सरकार थी वो चल रही थी। तो 5 स्टेट में से 4 स्टेट बीजेपी ने जीत लिए, 1 स्टेट आम आदमी पार्टी ने जीत लिया। वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर बने हैं अपडेटेड है तो उनको याद कर लेते हैं, जैसे कि प्रमोद सावंत बने हैं जिन्होंने शपथ ली है चीफ मिनिस्टर गोवा के चीफ मिनिस्टर के पद पर ये बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के पद पर बैठे हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के पद पर बैठे हैं और एन बीरेन सिंह जो कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर के पद पर बैठे। चारों लोग बीजेपी के कैंडिडेट थे। यहाँ पर बात की जाए भगवंत मान जो कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये चीफ मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, याद रखना है, 5 नाम आपको याद रखने हैं। अगले बात करें तो केरला पहला ऐसा स्टेट बना है जहां पर कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें बजट में केरला के जो बजट हुआ है वहां पर 6 करोड़ रुपए इसको एलोकेट भी कर दिए हैं। अगर सक्सेसफुल रहेगा तो पूरे केरला में कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पर बात की जाए केरला पहला स्टेट बना है। केरला की बात करें तो केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, कैपिटल त्रिवंतपुरम और चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है नागालैंड पहली पेपरलेस असेंबली बनी है जिसने ई विधान एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर ये जो ई विधान है ये जो मतलब सांसद लोग काम कर रहे हैं उनको टैबलेट वगैरह ई बुक वगैरह प्रोवाइड कराई जाएगी। उसमें जो भी असेंबली के कार्यक्रम होंगे वो उनको बता दिए जाएंगे, भैया ये काम होना है, देख लीजिएगा, बजट ये पेश होना है, ये देख लीजिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो ये सारे काम जो 60 मेंबर की असेंबली है नागालैंड की उनके लिए उनकी सुविधा के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लाने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत ई विधान एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बात की जाए नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो हैं और गवर्नर जगदीश मुखी हैं जो कि एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। और जो जगदीश मुखी जी हैं ऑलरेडी ये असम के गवर्नर के पद पर काम कर रहे हैं, लेकिन एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है नागालैंड का। नागालैंड के पहले गवर्नर थे आर.एन. रवि साहब, जो आर.एन. रवि साहब को तमिलनाडु पहुंचा दिया गया। तमिलनाडु के वो गवर्नर के पद पर काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये पद खाली हो गया। तो जो असम के गवर्नर हैं उनको इनका एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। आगे बात करेंगे, अब क्वेश्चंस आएंगे रैंकिंग और रिपोर्ट से रिलेटेड। जो भी रैंक और रिपोर्ट से क्वेश्चंस बने हैं उनकी चर्चाएं हम करने वाले हैं। यूएनईपी की रिपोर्ट जारी हुई जिसमें यह बताया गया ढाका दुनिया की मोस्ट नॉइस पॉल्यूटेड सिटी बनी है। नॉइस पॉल्यूट मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा यहाँ पर होता है। मैक्सिमम जो शोर यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया वो आपको बता दूँ 199 डेसिबल का हाईएस्ट यहाँ पर नॉइस ऑब्जर्व किया गया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करें तो उन्होंने इस रिपोर्ट में ये भी बताया है कि भारत की जो एक सिटी है मुरादाबाद वो इस लिस्ट में 2nd पोजीशन पर रही है। मुरादाबाद आपको पता होगा भारत की एक स्टेट उत्तर प्रदेश के एक ज़िले के रूप में आता है। आपको ध्यान रखना है, एक सिटी के रूप में आता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान की कैपिटल है, उसमें 105 dB डेसिबल का जो साउंड है उसको ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है और इसके इस समय पर हेड इंगर एंडरसन है और फाउंड किया गया था मॉरिस स्ट्रॉन्ग के द्वारा। आगे बात करें, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें यह बताया कि कौन सा स्टेट एक्सपोर्ट करने के प्रिपेयरनेस में टॉप पर है। तो दोबारा से 2021 की रिपोर्ट आई है ये 2022 में, जो कि दोबारा से गुजरात ने इसको टॉप कर दिया है। महाराष्ट्र इस पर दूसरे नंबर पर है। आपको पता होगा एक्सपोर्ट करने के मामले में मतलब बिजनेस के मामले में काफ़ी आगे है गुजरात, जिसकी वजह से उनको एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है और वहीं साइड में इनके पास पोर्ट है, वहाँ से ये लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो
एक्सपोर्ट के प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में गुजरात दोबारा से टॉप कर गया। नीति आयोग की ये रिपोर्ट है, ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है IQ एयर 2021 रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दिल्ली को दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल बताया गया है। ध्यान रखना है, नई दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल में से उभर के आई है। वैसे बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। IQ एयर 2021 की रिपोर्ट जारी हुई, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है ये। इसमें भारत की जो कैपिटल दिल्ली है मोस्ट पॉल्यूटेड है, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश की जो कैपिटल है उसका नंबर आता है, फिर चाड जो कि डिज़मेना का नंबर आता है, डिज़मेना का नंबर आता है, और फिर उसके बाद दुशांबे जो कि तजिकिस्तान की कैपिटल है उसका नंबर आता है, फिर मस्कट ओमान की कैपिटल है उसका नंबर आता है। भारत में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी भिवानी ऑब्जर्व की गई है। बांग्लादेश दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी में, पॉल्यूटेड कंट्री में ऑब्जर्व किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें यह बताया कि भारत की जो ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स है Q4 2021 के लिए, उसमें भारत की पोजीशन 21 रही। क्यों रही मैं आपको बताता हूँ। भारत में जो पैसे हैं ना प्रॉपर्टी के, वो थोड़े से स्लो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से भारत की रैंक 51 रही। और टॉप पर कौन है, तो टर्की टॉप पर है। आपको ध्यान रखना है, टर्की का यहाँ पे रैंक ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसे वहाँ बढ़ रहे हैं। आपको दिखा दूँ मैं यहाँ पे, देखिए टर्की पहली पोजीशन पर है। मतलब पहले साल अगर उनको 100 रुपया, अगर उनको मान लीजिए 1000 रुपये का मकान मिल रहा था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उनको 1596 का मकान मिलने लग गया एक साल बाद। तो ये मतलब एक क्वार्टर बाद, तो ये इनकी ग्रोथ हुई। और भारत में 2.1 की ग्रोथ हो रही थी, जिसकी वजह से भारत 51 पोजीशन पर यहाँ पर है। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, और फिर बाकी देशों का नंबर भी आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।